Yes, beta. So today we are going to start new chapter, chapter number 9, intangible non-current assets. और हमने अभी इसी का प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था टेंजिबल नॉन करंट असेट्स, जिसके अंदर हम असेट्स को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं टेंजिबल नॉन करंट असेट्स। उसी का सेकंड पार्ट हमारा दिया है इनटेंजिबल नॉन करंट असेट्स। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर अप किए हुए हैं, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके अंदर थ्योरी पार्ट है वो लिखवा देता हूँ। थ्योरी पार्ट को पहले हम इसके अंदर कवर अप कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, इसका कंसेप्ट वगैरह और ये चीज। हमारा बेसिकली चैप्टर नंबर 9, इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, ये हमारा बेसिकली चैप्टर दिया है इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें मीनिंग। इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है बेटा? तो इट मीन्स those assets which cannot be seen और टच, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, उन असेट्स को हम क्या कहते हैं? इनटैंजिबल असेट्स। उन असेट्स को क्या कहा जाता है बेटा? इनटैंजिबल असेट्स। सर कहां पर डिफाइन किया हुआ है? इट इज कवर्ड अंडर, ये सब कुछ मैं अभी क्लास के बाद में आपको पूरा शेयर कर दूंगा पीडीएफ, तो आप तब आराम से लिख लेना, अभी ओनली सिर्फ समझने पर फोकस करिए। इट इज कवर्ड अंडर IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38। कहाँ पर डिफाइन किया हुआ है इसको? IAS 38 के अंदर। जबकि अपन ने IAS 16 पढ़ा था, वो किसके लिए था बेटा? टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के लिए। टेंजिबल एसेट्स के लिए हमने पढ़ा था, वो कौन सा था? IAS 16, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। और ये जो इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स का है, ये पूरा किसमें कवर किया हुआ है? IAS 38 के अंदर इसको डिफाइन किया हुआ है, इसकी सारी डेफिनेशन वगैरह और सब कुछ। IAS 38 set out क्राइटेरिया, उन्होंने कुछ कंडीशंस लिखी हुई है, कुछ नॉर्म्स बना रखे हैं भाई, तो क्या आप तभी इसको इंटेंजिबल एसेट्स के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो सेट आउट क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरमेंट ऑफ intangible asset as per IAS 38। भाई आपने IAS 38 के अंदर इसके कुछ क्राइटेरिया बना रखे हैं, कुछ कंडीशंस वगैरह, वो अभी हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो IAS 38 के अंदर क्या दिया है? intangible assets means an asset इंटेंजिबल एसेट का मतलब एक एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, नॉन मॉनेटरी एसेट है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल मान लो गुडविल है, पैटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, तो इनको हम फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो उन सबको हम क्या कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स,
पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा, ये सब कुछ हमारे क्या कहलाते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। यहां तक का पॉइंट क्लियर बेटा? इंटेंजिबल एसेट्स का मीनिंग बता दिया। ऐसे एसेट जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उनको हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। कहाँ पर डिफाइन किया हुआ है? आईएएस 38 के अंदर। आईएएस 38 के अंदर कुछ क्राइटेरिया वगैरह डिफाइन किए हुए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। आईएएस 38 का मतलब होता है इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब ऐसी एसेट जो आइडेंटिफाइबल है, नॉन मॉनेटरी एसेट है, जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क वगैरह और ये सब कुछ। अब सर उसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है, कंडीशंस क्या है? एक्सपेंडिचर फॉर an intangible asset is recognized as an expenses if it does not fulfill criteria। अगर कोई भी आपने एक्सपेंसेस वगैरह करा है इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड, और अगर वो क्राइटेरिया को पूरा अगर नहीं करता है, तो फिर हम उसको एक्सपेंसेस के फॉर्म में स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर शो करते हैं। हम उसको कहाँ पे शो करेंगे बेटा? स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर शो करेंगे एक्सपेंसेस के फॉर्म में। if it fulfills क्राइटेरिया, अगर वो क्या करता है, क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। क्या क्या क्राइटेरिया है? फर्स्ट कंडीशन दी है उसमें, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर that there will be any future economic benefit from the asset will be received to honor। भाई आप जो इंटेंजिबल असेट है जो आप बना रहे हैं, उससे आपको फ्यूचर में किसी तरह का कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। अगर आपको उससे कोई फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट भी किसको मिलेगा? उस ऑनर को ही मिलेगा। मान लो आपने कोई पेटेंट कराया, आपने कोई इनोवेशन कराया, मेरा कोई रोल नहीं है, तो मैं तो मेरी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा उसको इंटेंजिबल एसेट्स में। आपने कराया तो आप रिकॉर्ड करेंगे, तो उसी को ऑनर को ही उससे बेनिफिट्स मिलना चाहिए। इट इज प्रोबेबल, मतलब की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए दैट देयर विल बी एनी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द एसेट विल बी रिसीव टू द ऑनर, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोलिए? द कॉस्ट ऑफ asset can be reliably measured। हम उसको रिलायबली मतलब एक सही वे में हम उसको कैलकुलेट कर सकें, उसका खर्चा कितना हुआ है, वो चीज अगर पॉसिबल है। आपने खुद की गुडविल बनी है, क्या उसकी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, खुद की गुडविल की? आपने कितना खर्चा करा है, क्या आपने पिछले 10 साल में जो डेली बेसिस पे मेहनत करी है उसकी बेसिस पे आपकी गुडविल बनी है, तो क्या आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। द कॉस्ट ऑफ असेट कैन बी रिलायबली मेजर, उसको मेजर किया जा सके। देन
expenditure will be considered as an asset, तो फिर हम उसको एसेट के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। लाइक सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी recorded in books because cost cannot be calculate, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं जा सकती। बट परचेज्ड गुडविल will be recorded in the books। क्या बोल रहा हूं मैं, दो कंडीशंस हमारी दी हैं IAS 38 के अंदर। कोई भी एक्सपेंसेस अगर आपके ये दो कंडीशंस अगर पूरी हो जाती है तो फिर हम उसको इंटेंजिबल एसेट्स के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। क्या क्या, इट इज प्रोबेबल दैट देयर विल बी एनी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द एसेट विल रिसीव टू द ऑनर। भाई आपको उस एसेट से कोई भी फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने चाहिए, वो बेनिफिट्स किसको रिसीव होने चाहिए, उस ऑनर को। एंड सेकंड कंडीशन, द कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी रिलायबली मेजर, उसके एसेट की कॉस्ट निकालना पॉसिबल हो। अगर ये दोनों कंडीशंस अगर पूरी हो जाती है तो हम उसको एसेट के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर दोनों कंडीशंस पूरी नहीं होती है तो फिर हम उसको एक्सपेंडिचर के फॉर्म में स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के अंदर शो करेंगे। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा सभी को? यहां तक की बात हो गई सर। फिर आगे चले हम। सो इफ देयर इज एनी एक्सपेंस incurred on research, then it will be treated as revenue, nature, expenditure, and it will be shown as expenses in statement of P&L। भाई आपने अगर मान लो कोई रिसर्च वगैरह पर एक्सपेंडिचर किया है, कोई रिसर्च कर रहे हैं आप, तो उस एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, पी&एल में शो करेंगे। सर क्यों? क्योंकि पता नहीं वो रिसर्च सक्सेस भी होगा या नहीं होगा, आपको कंफर्म नहीं है, तो क्या आपको उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अभी तो रिसर्च कर रहे हो आप, जब कंफर्म हो जाएगा तो वो डेवलपमेंट स्टेज में आ जाता है। रिसर्च हो गया है, कंप्लीट हो गया, तो फिर वो बात में, बिकॉज it is not certain that there will be flow of economic benefits to honor, कि ऑनर को आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। However, if expenses लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस होते हैं बेटा किससे रिलेटेड, आर रिलेटेड टू डेवलपमेंट स्टेज,
अगर वो आपके किससे रिलेटेड है, डेवलपमेंट स्टेज से रिलेटेड, मतलब रिसर्च वगैरह हो चुका है, अब तो हम प्रोडक्शन वगैरह करना स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए अब हम मॉल्स वगैरह बना रहे हैं, मशीनें तैयार कर रहे हैं ताकि हम प्रोडक्शन कर सकें। तो अगर आपके एक्सपेंसेस होते हैं डेवलपमेंट स्टेज से रिलेटेड, देन इट विल बी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर and it will be shown as asset in SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट के अंदर हम उसको शो करते हैं। यहां तक की बात हो गई सर। इंटैंजिबल एसेट्स का मतलब बता दिया मैंने। ऐसी एसेट जिनको आप देख सकते नहीं है, टच नहीं कर सकते, तो उनको हम इंटैंजिबल एसेट्स कहते हैं। कहाँ पर डिफाइन किया हुआ है? IAS 38 के अंदर इसको डिफाइन किया हुआ है। आप एक्सपेंडिचर वगैरह अगर करते हैं तो उसको हम नॉर्मली क्या करते हैं, पीएनएल में शो करते हैं अगर वो क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं। क्राइटेरिया बता दिया, अगर आपको कोई भी फ्यूचर में अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाले हैं, उसको रिसीव होंगे ऑनर को, तो फिर हम उसको कंसिडर करेंगे, और अगर उसके एसेट की कॉस्ट निकालना पॉसिबल है। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन अधूरी रह जाती है तो फिर हम उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में शो कर देते हैं। अगर आपने कोई रिसर्च पर अगर खर्चा किया तो उसको हम रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर मानते हैं, क्योंकि उसमें हमारा कंफर्म नहीं है हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर आप डेवलपमेंट स्टेज से रिलेटेड अगर खर्चा करते हैं तो उसको हम कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर मान करके उसको हम असेट के फॉर्म में शो करते हैं। यहां तक की बात हो गई सर हमारी। इसी के बाद में फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिसर्च एक्सपेंडिचर। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है रिसर्च एक्सपेंडिचर। उसके पहले हम एक बार अब थोड़ा सा इस चैप्टर के उसमें रीड आउट कर लेते हैं क्या क्या दे रखा है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हमारा ये चैप्टर नंबर 9 दिया है। इस चैप्टर नंबर 9 के अंदर क्या क्या दिया हुआ है? इनटैंजिबल नॉन करंट एसेट्स आर द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सिलेबस। सिलेबस का बहुत एक छोटा सा पार्ट है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस चैप्टर। प्रीवियस चैप्टर में जैसे हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे, तो वहां इतने सारे टॉपिक्स नहीं है। आर ए स्मॉलर पार्ट ऑफ द सिलेबस देन tangible नॉन करंट एसेट्स। हाउएवर यू शुड स्टिल एक्सपेक्ट दिस एरिया टू बी टेस्टेड, लेकिन एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन वगैरह टेस्ट किया जा सकता है। Questions are likely to focus on the difference between tangible and intangible assets. क्वेश्चंस वगैरह पुटअप हो सकते हैं tangible और intangible assets से रिलेटेड। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिसर्च एंड कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। आपको जब भी अगर कोई रिसर्च के अंदर लिखना है या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर लिखना है तो उसका क्राइटेरिया क्या है? यू शुड ऑल्सो बी कॉन्फिडेंट इन कैलकुलेटिंग अमोटाइजेशन। और अमोटाइजेशन वगैरह का कैलकुलेशन वगैरह कैसे होता है वो चीज में। अमोटाइजेशन क्या होता है बेटा? आप टेंजिबल असेट्स के अंदर आप क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन। टेंजिबल असेट्स के अंदर आप लगाते हैं डेप्रिसिएशन, और उसी चीज को हम जब इनटेंजिबल असेट्स के अंदर लगाना होता है, जब असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, तो उसको हम कहते हैं अमोटाइजेशन। मीनिंग दोनों का सेम है, बस ये डेप्रिसिएशन जो है टेंजिबल असेट्स के फॉर्म में यूज होता है और अमोटाइजेशन इनटेंजिबल असेट्स के फॉर्म में यूज होता है। इज इट क्लियर? चलिए फिर इसी के बाद में हम आगे आते हैं। हमारे इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक दिया है इंटैंजिबल एसेट्स। इंटैंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है? इंटैंजिबल एसेट्स मींस एसेट दैट लिटरली कैन नॉट बी टच एज अपोज टू टैंजिबल एसेट्स। ऐसी एसेट जिनको आप टच नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटैंजिबल एसेट्स सच एज प्लांट विच हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब कि टेंजिबल एसेट्स वगैरह का तो क्या होता है? फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इंटेंजिबल एसेट्स का नहीं होता। इंटैंजिबल एसेट्स इंक्लूड गुडविल। गुडविल वगैरह जो है, इंटेलेक्चुअल राइट्स लाइक पेटेंट, परफॉर्मिंग राइट्स, ऑथरशिप राइट्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट राइट कॉस्ट, ये सब कुछ आपके क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स आल्सो इंक्लूड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर,
जो भी आपके सॉफ्टवेयर वगैरह है वो लाइसेंस वगैरह, अगर आपके पास में बिजनेस एक्टिविटीज करने का कस्टमर लिस्ट, आपके पास काफी सारा बड़ा कस्टमर का ग्रुप है, मान लो 10 लाख कस्टमर्स हैं, तो वो चीज हमारा किस में आएगा, इंटेंजिबल असेट्स में। फ्रेंचाइजी अगर है, मेनी चेन रेस्टोरेंट्स ऑपरेट एज अ फ्रेंचाइजी and the payment the franchisee make to the franchisee is recorded as a statement in the on the statement of financial position। भाई आपने बहुत सारी अगर फ्रेंचाइजी वगैरह दे रखी कर रखी है, तो वो चीज का जो अमाउंट वगैरह है वो भी हमारा क्या होगा, इंटेंजिबल एसेट्स। In accordance with the IS 38, intangible assets are capitalized in the accounts and amortized. Another word for depreciation, but referring specifically to intangible assets। फिर मैंने अभी हाल बताया, टेंजिबल एसेट्स के केस में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स के केस में क्या लगता है, अमोर्टाइजेशन। बाकी मीनिंग सेम है। अमोर्टाइजेशन इज इंटेंडेड टू राइट ऑफ द एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, और इंटेंजिबल एसेट्स पर हम क्या करते हैं, अमोर्टाइजेशन लगाते हैं। बाकी मीनिंग वही रहता है, बस टेंजिबल एसेट्स पर आपका डेप्रिसिएशन लगता है और इस पर क्या लगता है, अमोर्टाइजेशन लगता है। यहां तक का पॉइंट क्लियर। फिर इसी के बेसिस पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे दिया है। बिजनेस बाय अ पेटेंट फॉर $50,000, उन्होंने पेटेंट परचेज करा है कितने में परचेज करा, $50,000 में। इट एक्सपेक्ट टू यूज द पेटेंट फॉर नेक्स्ट 10 years, और उसकी लाइफ बता दी पेटेंट की कितनी है, 10 years। आफ्टर विच इट विल बी वैल्यूलेस, द पेटेंट गिव द ऑनर, पेटेंट का मतलब बता दिया, जो क्या होता है भाई, लीगल राइट मिल जाते हैं दूसरे लोगों से उसको यूज करने के बदले में। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू इन्वेंट अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू पेटेंट विल स्टॉप अदर्स फ्रॉम कॉपिंग योर आइडिया। आपसे पूछा व्हाट वुड बी द अमोर्टाइजेशन चार्ज, भी अमोर्टाइजेशन चार्ज कितना रहेगा, तो मैंने अभी हाल बोला अमोर्टाइजेशन का वही सेम कंसेप्ट, सेम एज डेप्रिसिएशन। आपकी कॉस्ट कितनी, तो कॉस्ट कितनी, $50,000। स्क्रैप वैल्यू कुछ है नहीं, लाइफ दे रखी कितनी, 10 years, $5,000 पर एनम। ये हमारा क्या हो जाएगा, अमोर्टाइजेशन चार्ज हो जाएगा। वहां पर हम डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या करते थे, डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस बोल रहे हैं, डेबिट डेप्रिसिएशन अकाउंट, और क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यही करते हैं क्या एंट्री बेटा, डेबिट डेप्रिसिएशन अकाउंट और क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। वैसे ही यहां पर हो जाएगी डेबिट अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट accumulated amortization expenses account, amortization expenses account और क्रेडिट accumulated amortization expenses account, वही हमारा अमाउंट आ जाएगा भाई, कितने का लगेगा आपका, 5,000। तो डेबिट अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट $5,000 और क्रेडिट accumulated amortization expenses $5,000। ये हमारा क्या हो गया, अमोर्टाइजेशन की एंट्री। ये एंट्री कर दिया, डेबिट अमोर्टाइजेशन अकाउंट और क्रेडिट अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट 5,000 5,000। यहां तक का पॉइंट हो गया। इसी के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है डेफिनेशंस इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। अगर उसका बिना फिजिकल सब्सटेंस के बिना अगर कोई नॉन मॉनेटरी एसेट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। रिसर्च का मतलब क्या होता है, research is the original and planned investigation undertaken with the prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding। आप कोई नई नॉलेज लेने के लिए, कोई नई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, कुछ नॉलेज वगैरह में अपडेशंस लाने के लिए आप रेगुलर रिसर्च करते हैं।
आज जैसे आप देखेंगे मेडिकल इंडस्ट्री होती है, मोबाइल इंडस्ट्रीज होती है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, वो रेगुलरली क्या करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। उनके रिसर्चर्स होते हैं जो रेगुलरली यही काम करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसर्च। और इसको क्या मानते हैं हम, एक्सपेंसेस मानते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L में शो करते हैं। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है, इज द एप्लीकेशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स। जो आपने रिसर्च में फाइंडिंग्स मिली थी, भाई जैसे हमें कार बनानी, कार इस तरह से बनानी है, ऐसे बनानी, अब उसको जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो चीज हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट। इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स और द अदर नॉलेज टू अ प्लान और डिजाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू और सब्सटेंशियली इम्प्रूव्ड मटेरियल, ताकि आप नया मटेरियल बना सकें, इम्प्रूव्ड मटेरियल बना सकें। जैसे मान लो मारुति, मारुति की अभी रिसेंटली नई कार आ गई है, मारुति की स्विफ्ट डिजायर। उसमें उन्होंने काफी सारे अपग्रेडेशन करके नई कार बना दी है। तो अब जब कार बनाई जा रही है तो उसके लिए उन्होंने पूरे मॉडल्स वगैरह वो सब कुछ तैयार किया होगा, तो वो चीज हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट स्टेज। डिवाइसेस वगैरह में भी उन्होंने अपग्रेडेशन लाए हैं, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सिस्टम और सर्विसेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन और यूज। कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने के पहले की जो स्टेज है जिसमें कंफर्म हो चुका है भी, तो कि हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स वगैरह मिल सकते हैं, हमने जो रिसर्च में फाइंडिंग्स किए तो उनको जब आप अप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। यहां तक का पॉइंट क्लियर? यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। तो रिसर्च का मतलब भी मैंने बता दिया, ओरिजिनल प्लान इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंदर पता नहीं है हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, उसमें कोई कंफर्म नहीं है। डेवलपमेंट के अंदर आपने ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं, आप उनको अप्लाई कर रहे हैं। फिर दिया है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, वही एसेट्स की लाइफ को, वैल्यू को आप क्या कर देते हैं, उसकी लाइफ के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन। Amortization is the systematic allocation of the depreciable amount of an intangible assets over its useful life। जब आप उसके intangible assets की वैल्यू को उसके लाइफ के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं amortization। डेप्रिशिएबल अमाउंट मतलब वही सेम अपन ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा, एसेट्स में से जिस वैल्यू पर आपको डेप्रिशिएशन लगाना होता है, मतलब अमोर्टाइज करना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिशिएबल amount is the cost of the asset or other amount substituted for the cost less its residual value। कॉस्ट प्राइस में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो, तो जो वैल्यू बचती है उसी को हम क्या कहेंगे, डेप्रिशिएबल वैल्यू या अमाउंट। फिर दिया है यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होगा, सेम वही चीज जो उधर था हमारा टेंजिबल एसेट्स की तरह। द पीरियड ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय एन एंटिटी। जितने टाइम के लिए वो एसेट यूज में आने वाली है, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, यूजफुल लाइफ। या फिर अगर कोई यूनिट्स वो प्रोड्यूस करने वाली है, द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट बाय एन एंटिटी। या फिर उस एसेट के से कितनी आपको यूनिट्स प्रोडक्शन होने वाली है, या वो कितनी यूनिट्स बनाएगी, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, यूजफुल लाइफ कहा जाता है। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। आपके एग्जाम्पल्स बता दिए इंटेंजिबल एसेट्स के। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, गुडविल है, कंसेशन वगैरह मिल जाते हैं, मतलब बेनिफिट्स वगैरह दे दिए जाते हैं, पेटेंट है, लाइसेंस है, ट्रेडमार्क है, ये सब कुछ आपकी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। आप लोगों के यहाँ पर सिलेबस के अंदर जो कवर अप किया हुआ है, द सिलेबस ओनली रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। आपके सिलेबस के अंदर ओनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट ही कवर किया हुआ है, और पूरी चीजें कवर नहीं की गई है, तो इसलिए हम सिर्फ उसी पार्ट को कवर अप करेंगे। टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो चीज पूछा जा सकता है। भाई टेंजिबल एसेट जो होती है वो क्या होता है, उसका फिजिकल सब्सटेंस होता है, उसका आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और इंटेंजिबल एसेट्स का कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? यस सर। तो क्या क्या पढ़ लिया है मैंने, सबसे पहले आपको इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब बता दिया, पूरा कंसेप्ट कहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, IAS 38 के अंदर इसको
डिफाइन किया हुआ है IAS 38 के अंदर, दो कंडीशंस दी है। अगर उसकी कॉस्ट निकालना पॉसिबल है प्लस उससे अगर कोई बेनिफिट्स मिलने वाले हैं तो फिर हम उसको क्या करेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, उसको एसेट के फॉर्म में दिखाया जाएगा। अदरवाइज हम उसको क्या करते हैं, P&L में शो कर देते हैं। फिर उसके बाद में ये कंसेप्ट बता दिया मैंने, इंटेंजिबल एसेट्स का मीनिंग समझा दिया पूरा। अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है वो चीज बता दिया। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च वगैरह जब आपको इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं, किसी भी तरह का आप फाइंडिंग्स वगैरह कर रहे हैं, रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, तो उसको हम रिसर्च कहेंगे। और डेवलपमेंट, जब आपने जो रिसर्च किया था उसकी फाइंडिंग्स को जब आप अप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। एग्जाम्पल्स बता दिए। अमोर्टाइजेशन का मतलब लाइफ का मतलब जो भी उसकी लाइफ है, जितना टाइम वो चलेगी, या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स जो उसमें प्रोड्यूस होगी, उसको हम क्या कहेंगे, यूजफुल लाइफ। फिर इसी के बाद में दिया है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। Many companies such as pharmaceutical companies spend huge amount on the research and development every year in order to maintain or enhance their competitive position. जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है, वो हर साल करोड़ों में, करोड़ में क्या करती है, अमाउंट खर्चा करती है किस चीज पर, रिसर्च पर, ताकि कुछ नए नए इनोवेशन आते रहे, नई नई चीजें आती रहे। Company need to account for this cost and with the credit entry will be to either cash or a current liability। मतलब कि आपका जो भी अमाउंट है या तो वो आपने कैश में पे करा होगा, लाइबिलिटी के फॉर्म में आएगा। द क्वेश्चन रिमेन्स एज टू वेयर द डेबिट एंट्री शुड बी शोन। द चॉइस आर टू डेबिट, मतलब कि आपको भाई क्रेडिट में तो आपका पैसा जा रहा है तो आप वो चीज शो कर दो, अगर कैश में जा रहा है तो कैश में, अगर उधार में तो क्रेडिट पेबल्स के नाम से। डेबिट में क्या लिखे, तो उसको दो तरीके होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के। या तो आप उसको क्या करोगे, टू डेबिट द स्टेटमेंट ऑफ P&L विद इन एज एक्सपेंसेस, ये तो हम उसको क्या करें, एज एक्सपेंसेस शो करें। या फिर हम उसको टू डेबिट द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विद इन इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, ये फिर हम उसको कहाँ पे शो करें, बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाए। ये सिंपल सा पॉइंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अगर कोई खर्चा होता है तो उसको हमें जब शो करना है तो दो तरीके हैं, तो आप उसको P&L में शो करें या फिर आप उसको कहाँ पे शो करें बेटा, बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। An intangible non-current asset should only be recorded when the entity is confident that the expenditure will generate future profits। अगर आपको कंफर्म हो गया है तो क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, फ्यूचर में प्रॉफिट्स देगी, तो हम उसको इंटेंजिबल एसेट्स के फॉर्म में शो करेंगे। अदरवाइज हम उसको क्या करेंगे, एक्सपेंसेस के फॉर्म में शो करेंगे। सो इफ देयर इज कॉन्फिडेंट that there will be future cash flow generate, then it will be capitalized। तो फिर हम उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे एंड shown in SFP। otherwise if not confident, then show in स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो फिर हम उसको कहाँ पे शो करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा। ये मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तक का पॉइंट हो गया है। इसी के बाद में फिर हम आगे चलते हैं, ये अभी पॉइंट बाद में बताऊंगा मैं, ये वाला पूरा पॉइंट। अच्छा, एक ही डिफरेंस का क्वेश्चन दे रखा है, एक्टिविटी नंबर 3। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसमें क्या बोला है। एक्टिविटी नंबर 3,
Which of the following statement best describe the difference between tangible and intangible non-current assets? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो tangible और non-current assets के डिफरेंस को डिफाइन कर रहा है? फर्स्ट पॉइंट दिया, tangible non-current assets are of a long-term nature, intangible non-current assets are of short-term nature. tangible non-current assets जो होती है वो long-term nature की होती है, intangible assets short-term nature की होती है. गलत है. टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स मस्ट बी डेप्रिशिएटेड. टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स को डेप्रिशिएट करना जरूरी होता है, बट इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स शुड नॉट बी अमोर्टाइज, लेकिन उसको अमोर्टाइज नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है. टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स आर ऑलवेज रिकॉग्नाइज इनिशियली इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स को हमेशा हमें किस पर रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं. इनटेंजिबल एसेट्स आर ऑलवेज रिकॉग्नाइज इनिशियली इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L. नहीं भाई, आप अगर क्राइटेरिया अगर पूरा करते हैं तो फिर हम उसको डायरेक्टली कहाँ पे शो करेंगे? बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं. टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स आर परसेप्टिबल बाय टच, इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स आर नॉट. भाई आप टेंजिबल जो एसेट्स होते हैं उसको आप टच करके देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट इनटेंजिबल एसेट्स को नहीं. तो बिल्कुल सही बोला है क्या बेटा? तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन डी. यहां तक की बात हमारी हो गई है. आधा चैप्टर लगभग मेरा हो गया है. कल वाले लेक्चर में बाकी का ये चैप्टर मेरा कंप्लीट भी हो जाएगा. ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है. कल वाले लेक्चर में बाकी का रिमेनिंग पार्ट इस चैप्टर का फिनिश हो जाएगा, जिसमें चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, आज का यहाँ तक का आप कंप्लीट करें. जो भी मैंने लिखा है इसको नोट डाउन कर लेना. बाकी का कल हम इसी के अंदर पढ़ेंगे. अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या उसके लिए कंडीशंस दी है, वो सारी कंडीशंस वगैरह वो सब कुछ हम कल वाले लेक्चर में कवर अप कर लेंगे. हाँ बोलिए बेटा. गुड इवनिंग सर. हाँ बेटा, गुड इवनिंग. सर मैंने आपको डाउट क्लास का बोला था. आपका कौन से टॉपिक में डाउट है बेटा? सर एक्चुअली आई वाज गोइंग टू स्कूल, तो मतलब मेरे बहुत ज्यादा बैकलॉग्स हो गए हैं, बट जो मैंने कवर करा है उसमें से है मुझे चैप्टर नंबर 17 और 13 का. 17 और 13 का? यस सर. चलो कल मैं फिर आपकी एक अलग से क्लास रख करके फिर करा दूंगा उसको. अभी तो नहीं, अभी क्योंकि फिर नेक्स्ट उसमें क्लास है. कल मैं आपकी अलग से मैं आपको पर्सनल मैसेज करके बताता हूँ टाइम. ओके सर. चलिए बेटा, यहाँ तक का आप कंप्लीट करें इसका. बाकी का हम इसका रिमेनिंग पार्ट हम कल कवर अप करते हैं. कल वाले लेक्चर में मेरा बाकी का चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा. और ठीक है बेटा. ओके, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सर. थैंक यू सर. वेलकम. वेलकम बेटा.